तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमावत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 की शुरुआत करने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न ये। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को गुणा के रूप में लिखना, गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ, देखो गुणनखंड का मतलब तो होता है किसी भी संख्या को गुणा के रूप में लिखना। जैसे मैं कहूँ कि 12 जो है उसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 4। तो ये जो है 12 का गुणनखंड है 3 × 4। क्या दोस्तों ये जो गुणनखंड है क्या ये अभाज्य गुणनखंड है क्या? दोस्तों बिल्कुल भी जो है ये इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि उस गुणनखंड के अंदर सभी संख्याएं मेरे अभाज्य हो, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यहाँ आप देखोगे 12 के गुणनखंड में 3 × 4 आ रहा है। 4 जो है मेरे अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 का जो मैंने गुणनखंड लिया है 3 × 4, ये एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। दोस्तों 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो क्या हम इसको और भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकता हूँ 3 × 2 × 2। इसका अर्थ भी यही हुआ, 3 × 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो दोस्तों ये जो है ये इसका एक अभाज्य गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि इसमें सभी संख्याएं दोस्तों क्या है? अभाज्य है। 2 देखोगे 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, इसलिए ये मेरे क्या हो जाएगी? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 12 का। इसी प्रकार आपको 146, 156, 3825, 5005, 7429 इन सभी का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? पहला प्रश्न हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले इसके हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का ये तरीका होता है, ठीक है। 2 का भाग लगाते हैं क्योंकि इसमें 2 का भाग जाएगा। जिस संख्या के इकाई के अंक में दोस्तों 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये संख्याएं होती है तो उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। यहाँ आप देखोगे 0 है, इसका मतलब 2 का पूरा भाग जाएगा, इसलिए 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग 14 में कितनी बार जाता है? 2 × 7 = 14। 2 का भाग और जाएगा और लगो। 2 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 2 × 3 = 6। मैं 6 तक चला गया, यहाँ 7 है, इसका 1 बचा, 1 और ये 0 हो जाएंगे 10। 2 × 5 = 10। अब देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, अब 5 का लगो, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का लगो सीधा, 5 × 7 = 35, फिर 7 × 1 = 7। तो आपने जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड किया, क्या मिला दोस्तों? 2 × 2 × 5 × 7। तो ये इसका दोस्तों अभाज्य गुणनखंड मिल गया। इसको अगर और आप घातांक के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 की घात 2 × 5 × 7। दोस्तों यहाँ तक करो तो भी सही है, उसको आगे करना चाहो तो भी इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। दोनों आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है आपको 156 का दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करना है। यही तरीका होगा, इसी मेथड से आपको वापस के टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न हो जाएगा 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले इसके क्या कर लो? गुणनखंड कर लो। यही तरीका वापस यूज़ करना है, ठीक है। ये लो, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग लगो। 2 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 15 में 2 × 7 = 14 और 1 बचा, 2 × 8 = 16। 2 का भाग और लगो, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, फिर 3 × 3 = 3 × 3 = 9, फिर 13 × 1 = 13। तो आपने 156 के गुणनखंड किए तो क्या मिला दोस्तों? 2 × 2 × 3 × 13। क्या इसको आप और घातांक के रूप में लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? 2 की घात 2 × 3 × 13। तो ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका। तो इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं वापस। अगला प्रश्न है 3825, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 3825, चलिए भाई थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पहले वापस ये कर लेते हैं, इसके टुकड़े करने हैं 3825 के। तो पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं। ये लीजिए भाई,
सबसे पहले देखना है किस संख्या का भाग जा सकता है। 3 का भाग लगा के देखो, जा रहा है नहीं जा रहा है, जिसका भाग जा रहा है उसका लगा दो पहले तो, लेकिन वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी का भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं आप पहले 3 का लगाओ 5 का लगाओ, जिसका जा रहा है उसका लगाओ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप जिसका भी भाग लगा रहे हो वो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अब 3 का भाग लगा के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्तो 21, 3 पाँचों 15। 3 का भाग और लगाओ, जा रहा है नहीं जा रहा था दूसरी संख्या का लगाओ। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पाँचों 15। 3 का भाग और लगा के देखते हैं, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो 3 का भाग तो अब नहीं जा रहा है, तो छोड़ दो भाई, 3 का भाग नहीं जा रहा है। 3 का भाग नहीं जा रहा, तब संख्या 5 पे पढ़ो, अभाज्य संख्या पकड़ो फटाफट। 5 में लगाओ, 5 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा, 5 8 40 और 5 25, और भाग जा रहा है 5 का लगाओ। 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 7 35, 17 बार गया, 17 एकम 17। तो इस प्रकार से जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उसका आपको क्या मिल जाएगा, उसका आपको जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, वो मिल जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, जो भी आया इन संख्याओं को मल्टीपल्स के रूप में लिख दो, तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ये आया 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर इसको और आगे करना चाहे, घातांकी रूप में लिखना चाहे, तो 3 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 3 जो है 2 बार आ रहा है, इसलिए 3 की घात 2 हो जाएगा। फिर 5 कितनी बार आ रहा है, 5 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो 5 की घात 2 हो जाएगा इंटू 17। तो इस प्रकार से 3825 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ये हो गया इसके अभाज्य गुणन। प्रश्न संख्या 4 पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है, प्रश्न संख्या 4 कहती है कि 5005 इसका आपको प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले आप इसका क्या कर लो दोस्तों, इसके आपको टुकड़े कर लो 5005 के। इस प्रकार से सबसे पहले 5 का भाग जा रहा है, 5 का लगाओ, जिसका दिख रहा है उसका लगाओ, लेकिन ध्यान ये रखना है दोस्तों वो संख्या अभाज्य हो। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब किसका भाग जा सकता है, 3 का जाएगा क्या, 3 का नहीं जाएगा, 3 3 3 9 नहीं जाएगा, चलो ठीक है। अब किसका भाग जा सकता है दोस्तों, अब भाग जा सकता है सीधा 11 का, मैं 11 का ही भेज रहा हूँ। 11 9 99, एक बचा यहाँ पर, एक और एक हो गया 11, 11 एकम 11। और अब किसका 13 सत्ती 13 का जा रहा है, 13 सत्ती 91, फिर 7 एकम 7। तो दोस्तों ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या हो गया 5 × 11 × 13 × 7। दोस्तों 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर जो आपको मिला, ये वो नंबर मिलेंगे दोस्तों। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले 5 का भाग लगा रहे हो कि 11 का भाग लगा रहे हो कि 13 का भाग लगा रहे हो कि 7 का भाग लगा रहे हो। बस ध्यान ये आपको रखना है कि आप जिसका भी भाग लगा रहे हो वो संख्याएँ अभाज्य हो, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं इसके। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना ये वाला प्रश्न। अब आप अगली संख्या पे बढ़ते हैं। अगली संख्या अपने हैं 5वीं, क्या है 5वीं है 7429। इसका आपको प्राइम फैक्टर करना है। चलिए भाई इस पर ही बढ़ते हैं वापस। 7429, देखो पहले किस संख्या का भाग इसमें जा सकता है। सबसे पहले 7429 लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या अभाज्य संख्या, देखो 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक 9 है। क्या 3 का जाएगा, 3 का देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा, क्योंकि जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 हो या फिर 5 हो, उसी संख्या में जो है दोस्तों अपने 5 का पूरा भाग जाता है। 7 का अगर देखोगे 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 9 ऐसे बच जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का भाग नहीं जाने वाला। किसका भाग जा सकता है दोस्तों, देखना पड़ेगा। 17 का भाग लगा के देखो दोस्तों, देखिए 17 का भाग कितनी बार जा सकता है। 17 का भाग लगाना है आपको 7429 में, 7429 में सीधा ही लगा के देख लेता हूँ। 7429 में लगाना है भाग आपको 17 का। तो 17 का भाग जाएगा कितनी बार आप के देख लेते हैं। हाँ चलो चला जाएगा। 17 का भाग भेजते हैं, 17 का भाग भेजते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दे 51, 17 चौक 68, 17 पंच 85, 17 चौक 68, 4 बार चला जाएगा दोस्तों, ये 4 लिख दिया। 17 चौक 68, 68 और 64 कितना बचा 68 माइनस, ये भाग ही लगा रहा हूँ दोस्तों। 17 का भाग किस में लगा रहा हूँ मैं 7429 में लगा रहा हूँ। 17 चौक 68, घटाया कितना बचा 8 और 6 बचा, ये 0,
ये बच गया 2। 17 कम 17, 17 दो 34, 17 ते 51, 17 चौक 68। कम ज़्यादा है संख्या, अपने पास संख्या कम है इसलिए 17 तिया 51, ये लिख दी 17 तिया 51। घटाया मैंने, कितना बचा 1 1, ये ऊपर से होते जाएगा 9, तो यहाँ चल रहा है 119। क्या 17 के पहाड़े में 119 आता है क्या दोस्तों? 17 सत्ती 119, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है 17 का। कितनी बार गया दोस्तों? 7 3 7 बार इसका पूरा पूरा भाग गया। इसको भाग को इरीज कर लेते हैं, मिटा देते हैं। अब अगली बार देखना क्या 17 का भाग जा रहा है क्या? 17 का भाग नहीं जा रहा है तो 17 की अगली जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी दोस्तों है? वो है मेरे 19। 17 का भाग जा रहा है, 17 का तो 34, 34 तो नहीं जा रहा है, सीधा 19 का भाग लगो। 19 का भाग लगाएंगे 43, 19 दूनी 38, 38 और 57 है ना, 5 7, 5 बचा है इसका, 5 और ये 7 हो जाएंगे 57। 19 से हम 19 19 2 38, 19 तिया 57, तो 23 बार इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब 23 का मैं 23 की जाएगा इसलिए 23 से कम 23, थोड़ा सा ही क्रिटिकल था लेकिन मज़ा आया प्रश्न को करने में। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों क्या हो गए? 17 इंटू 19 इंटू 23। तो बच्चों इसके जो है इन सभी के इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि आपने जो भी गुणनखंड किया है उस गुणनखंड में सभी संख्याएं अभाज्य हो। अगर उसमें एक भी संख्या भाज्य पाई जाती है तो वो उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न होता है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपको पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, एक तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं और फिर उनके लिए ये वाला चीज़, ये जो है ना कि इनका जो एचसीएफ और एलसीएम होता है वो इसके बराबर होता है। किसके बराबर? दो संख्याओं का गुणा जो है वो अपने एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, 26 और 91 91। इसके आपको क्या करना है? पहले अभाज्य गुणनखंड करके दिखने हैं 26 के और 91 के। 26 के आप अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 26 इधर ले लेते हैं। 26 में अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इसमें एक अंक क्या है दोस्तों? 6 है, इसलिए 2 एकम 2 2 तिया 6। फिर 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो 26 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 इंटू 13, तो 13 दूनी 26 ही होता है। उसी प्रकार 91 को मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो ये हो जाएगा 13 सत्ती 91, 7 का भाग जा रहा है, 13 का भाग लगा तो उसे 13 सत्ती 91, 7 एकम 7। तो 91 के आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया दोस्तों? 13 इंटू 7। अब जो है अब अपन बात करते हैं, सॉरी मिट जाएगा पूरा। चलिए भाई, इनको एक बार वापस इरेज कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं HCF, इसको हिंदी में बोलते हैं में से। क्या बोलते हैं? में से। वैसे ये जो एचसीएफ और एलसीएम जो है हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में लगभग पढ़ते हैं। एक होता है LCM, लैसे लघुत्तम समापवर्तय, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तय। देखो दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? तो एचसीएफ जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ जो है वह इनमें से कोई एक संख्या ऐसी होगी 26 और 91 दोनों को काटे और वो संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो वो होता है एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है दोस्तों? एलसीएम वह संख्या होती है और वह में भी छोटी से छोटी। देखो, बड़ी तो हो सकती है लेकिन इससे छोटी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 26 और 91 दोनों को जो है कटे एक तरीके से। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करे या दी गई संख्या को पूरी तरीके से काटे। तो ये 26 और 91 को ऐसी कौन सी संख्या है जो पूरी तरीके से काटे और उससे बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, वो होता है मेरा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है दोस्तों? और एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं
से पूरी तरीके से कटे, यानी कि 26 के पहाड़े से भी कटे और 91 की टेबल से भी 91 के पहाड़े से भी वो कटे, तो वो होता है एलसीएम। तो उम्मीद करता हूँ एचसीएफ और एलसीएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। देखो दोस्तों, एक तो अलग अलग तरीके से हमने जो है छठी सातवीं क्लास में पढ़ा है, ये तो हमने हो गया। जब अगर ये जो छठी क्लास वाला है, सातवीं क्लास का तरीका क्या होता है, ये एचसीएफ हो गया। एचसीएफ निकालने के लिए हम इस तरीके से टुकड़े करते हैं। एलसीएम जब निकालना हो, हमने एक सीधा सा कर रखा है कि एलसीएम मतलब होता है, जैसे इसको पढ़ते हैं ना, लेसे, लेसे मतलब लारे लारे, LCM मतलब जो भी संख्या दे रखी है उनको लारे लारे ले लो, साथ साथ में ले लो, कहने का मतलब, ठीक है। तो वो होता है लेसे एलसीएम। ये इनको याद रखने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि हम कभी कभार जो है एचसीएफ और एलसीएम में बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं। हम इनमें जो है अंतर ही नहीं कर पाते हैं कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, ठीक है। तो अगर आपको एचसीएफ एलसीएम समझ में नहीं आता है तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखने का तरीका है, एलसीएम का मतलब होता है लारे लारे, साथ साथ में, यानी कि जो संख्या दे रखी है उनके साथ साथ में अभाज्य गुणनखंड करो, वो हो जाएगा लेसे। अगर लेसे याद रहेगा तो एचसीएफ अपने आप याद रह जाएगा। ये जो तरीका था एलसीएम निकालने का, ये तरीका हमने छठी सातवीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और अभी जो हम पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। अभी हमने निकाला एचसीएफ, अब एचसीएफ से हम एलसीएम पे जा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल दोस्तों एचसीएफ से हम एलसीएफ में जा सकते हैं, वही आज देखेंगे। तो दोस्तों एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ क्या होता है, जो भी संख्या आपने दी उसके आपने अभाज्य गुणनखंड किए, उस अभाज्य गुणनखंड के अंदर जो है क्या क्या उसके टुकड़े हैं जो कॉमन हैं। जैसे इसमें आप देखोगे, इसमें दोस्तों आप देखोगे दोस्तों, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, जो इसमें भी आ रही है, इस वाले गुणनखंड में भी आ रही है, तो आप देखोगे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 कॉमन है। तो दोस्तों इन दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो दोस्तों 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों नंबर को विभाजित करती है। 13 से बड़ी आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो 26 और 91 दोनों को काटती हो, दोनों को विभाजित करती हो। उम्मीद करता हूँ एचसीएफ का मतलब आपको इजी समझ में आया होगा। और अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं। एलसीएम क्या होता है, तो LCM इसका निकालना है आपको, LCM 26 और 91 का। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, तो एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम समझ लिया क्या होता है। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्या से विभाजित हो। तो 26 और 91 दोनों से वो कटनी चाहिए और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, वो होता है एलसीएम। कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो जो भी आपने गुणनखंड किए हैं उसमें जो भी संख्या जितनी बार आ रही है उसको उतनी बार ले लो। अगर किसी गुणनखंड के अंदर कोई संख्या 2 बार आ रही है, जैसे यहाँ भी 13 एक बार, यहाँ भी 13 एक बार, तो मैक्सिमम जो आ रहा है उसको आप उठा लो, बाहर ले लो। जैसे आप देखोगे 2 यहाँ मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो 2 को ले लोगे। फिर आप देखोगे 13 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार। अगर यहाँ 13 2 बार आ रहा होता तो मैं 13 2 बार को लेता, ठीक है, 13 की घात 2 को लेता गुणे में। लेकिन यहाँ पे 13 एक बार, यहाँ पे 13 एक बार, इसलिए 13 को ले लूँगा। फिर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, फिर आ रही है 7, ये 7, ये हो गया 13 दूनी 26 इंटू 7। इस प्रकार से आप इसका क्या निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। और 26 इंटू जो 7 है वो क्या कितना होता है, वो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 26 इंटू 7 मतलब वो होता है अपने 182। चलिए भाई, ये हो गया 182। तो 182 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 26 से भी कटेगी, किससे कटेगी दोस्तों, 26 से भी कटेगी और 91 से भी कटेगी, ठीक है। 26 से बड़ी संख्या तो आपको मिल जाएगी, लेकिन 26 से छोटी संख्या आपको नहीं मिलेगी, तो 26 और 91 दोनों से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कितना आया दोस्तों, एचसीएफ आया अपने, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 कितना आया दोस्तों, वो आया अपने 13। और एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 कितना आया दोस्तों, 182 आया। अब अगला क्या कह रहा है, अगला आपको किसकी जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है इन दोनों एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। ये आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको जांच करनी है। चलिए भाई, तो दो क्या बोलता है, रूल क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है, गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो ये होता है, एक नियम है, एक रूल है। अगर आपको दो संख्या दे रखी है और HCF या LCM में से कोई एक चीज़ दे रखी है तो इस सूत्र का आप यूज़ कर करके आप HCF या LCM निकाल सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों सूत्र, एक तरीके से इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, गांठ मान देना, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दो संख्याएं, ये होगी 26 × 91, किसके बराबर होता है? वो होता है HCF गुणा LCM। अब इन दोनों के गुणा करके देख लो, 26 × 91 करोगे कितना आएगा? 26 × 91 अपन कर लेते हैं सीधा कैलकुलेट में। 26 × 91 91, ये हो जाएगा अपने 3266, 3266। उसी प्रकार 13 × 182 कर लो फटाफट, 13 × 182, 182 इंटू, चलिए अभी ये हो गया अपने 13, इनका अपन कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए भाई ये हो गया 2366। क्या दोनों ही साइड बराबर आ रही है क्या? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपको दोस्तों, आपको दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF गुणा LCM के बराबर होता है, जांच करनी है। इस प्रकार से जांच होती है। इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न को इस प्रकार से सोल्व करना है। पहले LCM HCF निकालना है, फिर इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करते हुए चलना है। ये हो गया अपने